नमस्कार। आज हम एक वीडियो स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं जो व्यापार से लाभ और तुलनात्मक लाभ समझाती है। इसमें किसान, रैंचर और यूएस मैक्सिको जैसे उदाहरण हैं। हाँ। तो पहली बात जो मुझे लगी वो ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो हैं तो काफ़ी डिटेल्ड और क्लियर, पर शायद इसे उन दर्शकों के लिए थोड़ा तेज किया जा सकता है जिन्हें इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत समझ पहले से है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत में वो जो शून्य योग खेल वाली गलतफहमी दूर करना है, फिर वो रूममेट वाला उदाहरण, ये हैं तो मददगार, पर ऐसा लगता है कि हम मेन मुद्दे पर मतलब किसान रैंचर मॉडल और वो तुलनात्मक लाभ की गणना तक पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा ही वक्त ले रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दर्शक पहले से कुछ जानते हैं या सीधे वो नंबर्स वाले हिस्से पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा स्लो हो जाए, जैसे फिल्म का प्लॉट शुरू होने से पहले बैक स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई हो। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। कमजोरी असल में इसी शुरुआती सेटअप में है। शून्य योग खेल, रूममेट उदाहरण, ये कॉन्टेक्स्ट तो देते हैं, पर किसान रैंचर मॉडल जो इस पूरी चीज का क्या कहते हैं दिल है, उसे लाने से पहले इन पर काफी टाइम चला जाता है। हाँ। नतीजा ये होता है कि जो दर्शक थोड़ा जानते हैं या उस मेन उदाहरण का इंतजार कर रहे हैं, उनका ध्यान शायद थोड़ा भट जाए या वो थोड़े अधीर हो जाएं, और ख़ास तौर पर वो अवसर लागत की जो डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है, जैसे एक एक मिनट का हिसाब। हाँ, वो आलू और मीट वाली। हाँ, वो उनके लिए शायद थोड़ी थकाऊ हो सकती है, जो पीपीएफ ग्राफ की ढलान देखकर ही अवसर लागत समझ सकते हैं। मतलब जानकारी तो सही है, पर शायद प्रेजेंटेशन थोड़ी भारी लग सकती है। समझ गया। मतलब कंटेंट ठीक है, पर डिलीवरी और पेसिंग का मामला है। तो फिर इसके लिए सुझाव क्या होगा? कैसे इस फ्लो को बेहतर करें ताकि लोग जुड़े रहें? सुझाव ये है कि हम ये जो शुरुआती उदाहरण हैं, जैसे रूममेट वाला, इन्हें शायद थोड़ा छोटा कर दें, और सबसे ज़रूरी बात, पीपीएफ उत्पादन संभावना सीमा और अवसर लागत, इनकी व्याख्या को सीधे किसान रैंचर वाले मेन उदाहरण के साथ ही बुंदे यानी में जल्दी ले आएं, उसे हीरो बनाएं। अवसर लागत समझाने के लिए उसे ही मेन टूल की तरह इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम पहले मिनटों और घंटों की वो मैनुअल कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा टिके रहें। ग्राफ एक विजुअल कहानी कहता है, जो अक्सर नंबर्स की लंबी लिस्ट से ज़्यादा असरदार होती है। हाँ, ये बात तो लॉजिकल लगती है। ग्राफ को पहले लाने से शायद कॉन्सेप्ट जल्दी पकड़ में आएगा। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं कि स्क्रिप्ट में ये बदलाव दिखेगा कैसे? ज़रूर। सोचिए, वो लंबे शून्य योग रूममेट सेटअप के बजाय हम किसान रांचर उदाहरण के आसपास से ही शुरू करें। शायद बस एक लाइन में व्यापार से लाभ की वो काउंटर इंट्यूटिव बात बता दें कि कैसे वो भी फायदा उठा सकता है जिसके पास किसी चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो, या जब एक पार्टी हर चीज़ में बेहतर हो तब भी ट्रेड क्यों फायदेमंद है। फिर जैसे ही हम किसान और रैंचर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बताएं, मतलब उन्हें आलू या मांस बनाने में कितना टाइम लगता है या 8 घंटे में वो कितना बना सकते हैं, उसके फौरन बाद उनके पीपीएफ ग्राफ दिखा दें। ठीक है। अब अवसर लागत समझाने के लिए पहले पीपीएफ की ढलान का इस्तेमाल करें। जैसे दिखाएं कि किसान के पीपीएफ का स्लोप मान लीजिए 14 है, और सीधे बताएं कि इसका मतलब है एक आलू उगाने की अवसर लागत 14 किलो मांस छोड़ना है। अच्छा, पहले स्लोप से मतलब बता दें। हाँ, इसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो बहुत संक्षेप में दिखा सकते हैं कि कैसे वो 15 मिनट आलू बनाम 60 मिनट मांस वाली कैलकुलेशन भी इसी नतीजे पर पहुंचती है, लेकिन जोर ग्राफ और उसकी ढलान पर हो, कैलकुलेशन बस सपोर्टिंग रोल में रहे, मेन रोल में नहीं। ये तरीका ज्यादा एंगेजिंग और एफिशिएंट लगता है। विजुअल पहले, डिटेल बाद में, वो भी जरूरत हो तो। इससे स्पीड भी बढ़ेगी और शायद कॉन्सेप्ट भी ज्यादा मजबूती से समझ आएगा। और ये जो स्पीड और क्लैरिटी की बात है, ये शायद अगले पॉइंट से भी जुड़ती है ना? जिस तरह स्क्रिप्ट एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज के बीच मूव करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हमें दूसरे अहम पॉइंट पर लाता है। एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज के बीच का जो फर्क है, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसे स्क्रिप्ट में थोड़ा पहले और ज़्यादा साफ तरीके से बताया जा सकता था। इससे पूरे तर्क की जो नींव है वो और मजबूत हो जाती। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि स्क्रिप्ट आखिर में तो ये फर्क बता देती है, पर शायद थोड़ी देर से। और क्या इससे दर्शक बीच में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये किसान जो किसी भी चीज में सबसे अच्छा नहीं है, वो ट्रेड में रेलेवेंट कैसे है? हाँ, कुछ ऐसा ही।
कमजोरी ये है कि स्क्रिप्ट एक तरह का सस्पेंस या रहस्य सा बनाती है इस बात के इर्द गिर्द कि किसान तो साफ तौर पर कुछ भी सबसे अच्छा नहीं करता, और फिर समाधान के तौर पर तुलनात्मक लाभ के कॉन्सेप्ट को लाने में थोड़ी देर करती है। अब ये कहानी कहने का एक स्टाइल हो सकता है, लेकिन इससे दर्शक, खासकर वो जो ये जानने को बेचैन हैं कि ट्रेड दोनों के लिए कैसे काम करेगा, जब एक पार्टी रैंचर क्लियरली ज्यादा एफिशिएंट है, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड या अधीर महसूस कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज तो काफी पहले डिफाइन हो जाता है, पर जो असली चाबी है कंपैरेटिव एडवांटेज, वो दरवाजा खोलने में थोड़ी देर कर देती है। ये फर्क जो ट्रेड के लॉजिक के लिए इतना सेंट्रल है, वो एक्सप्लेनेशन में काफी देर से आता है। ये बात तो है। दर्शकों को शायद पहेली सुलझाने का इंतजार करना पड़ता है। तो फिर इस स्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कैसे इस जरूरी फर्क को जल्दी और असरदार तरीके से एस्टैब्लिश करें? सुझाव ये है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की जो अवधारणाएं हैं, या कम से कम उनके बीच के फर्क का इशारा वो काफी पहले ही कर दिया जाए। शायद ठीक उसी टाइम जब हम ये बताते हैं कि रैंचर के पास दोनों चीजों मांस और आलू में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अच्छा, जैसे ही एब्सोल्यूट एडवांटेज बताएं तभी। हाँ, ऐसा करने से जो सेंट्रल सवाल है वो शुरू से ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर रैंचर हर चीज बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज बेहतर है, तो फिर किसान के साथ ट्रेड करने से दोनों को फायदा कैसे हो सकता है? जवाब सबसे अच्छा होने को एक अलग नजरिए से देखने में छिपा है, यानी कंपैरेटिव एडवांटेज में, जो अवसर लागत पर बेस्ड है। इस तरह हम शुरू से ही दर्शकों की उत्सुकता को सही दिशा दे सकते हैं। तो मतलब जैसे ही हम दिखाएं कि रैंचर दोनों कामों में तेज है, उसी वक्त ये सवाल उठा दें और कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ इशारा कर दें। ये एक तरह से सस्पेंस तो बनाएगा, पर सही दिशा में गाइड करेगा। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि बातचीत में ये कैसा लग सकता है? बिल्कुल। मान लीजिए आपने अभी बताया कि रैंचर मांस और आलू दोनों बनाने में किसान से तेज है, यानी इसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। आप तुरंत कह सकती हैं, तो पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि रैंचर को किसान के साथ ट्रेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही सब कुछ बेहतर कर सकता है। पर क्या सिर्फ स्पीड ही प्रोडक्शन की असली कॉस्ट तय करती है? आइए एक दूसरी और शायद ज़्यादा ज़रूरी अवधारणा को समझते हैं, अवसर लागत। यहीं से हमें कंपैरेटिव एडवांटेज का रास्ता मिलेगा। अच्छा ये। या जब आप किसान और रैंचर के पीपीएफ ग्राफ बना रहे हों, तो साफ तौर पर कहें, हम देख सकते हैं कि रैंचर का पीपीएफ बाहर की तरफ है, जिसका मतलब है उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। पर क्या इसका मतलब ये भी है कि उसे हर चीज प्रोड्यूस करने में रिलेटिवली सबसे कम कॉस्ट आती है? ये जानने के लिए हमें अवसर लागत को देखना होगा। हाँ। और फिर आप इस तरह के क्लियर साइन पोस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो अब हम एब्सोल्यूट एडवांटेज समझ गए हैं, यानी कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ट्रेड के लिए जो कॉन्सेप्ट ज्यादा मायने रखता है, वो है कंपैरेटिव एडवांटेज, जो इस बात पर फोकस करता है कि किसकी अवसर लागत कम है। ये बदलाव तो निश्चित रूप से काफी मददगार होंगे। इससे दर्शकों को शुरू से पता होगा कि उन्हें किस चीज पर ध्यान देना है। सिर्फ इस पर नहीं कि कौन तेज है, बल्कि इस पर कि किसकी कॉस्ट अवसर लागत के लिहाज से कम है। ये लॉजिक के फ्लो को बहुत स्मूथ बना देगा। अच्छा, अब इसी क्लैरिटी को आगे बढ़ाते हुए, क्या कोई और पहलू है जहां तर्क को और मजबूत किया जा सकता है? शायद वो जो स्पेशलाइजेशन का फैसला होता है, उससे जुड़ा हुआ? हाँ बिल्कुल, ये हमें हमारे तीसरे और आखिरी मुख्य पॉइंट पर लाता है। स्पेशलाइजेशन के जो पैटर्न चुने गए हैं, यानी किसान आलू उगाएगा, रैंचर मांस पर फोकस करेगा, उनके पीछे का कारण, यानी वो क्यों बेस्ट है, इस बात को अवसर लागत की कैलकुलेशन पेश करने के ठीक बाद और ज़्यादा सीधे तौर पर लिंक किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि स्क्रिप्ट अवसर लागत कैलकुलेट तो सही से करती है, ये भी पहचान लेती हैं कि किसका किस चीज़ में कंपैरेटिव एडवांटेज है, लेकिन फिर जब रैंचर की स्पेशलाइजेशन और ट्रेड की योजना आती है, तो वो थोड़ी अचानक या आर्बिट्रेरी सी लगती है। क्या कैलकुलेशन और उस पर बेस्ड फैसले के बीच की जो कड़ी है, वो थोड़ी कमज़ोर रह जाती है? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। कमजोरी ये है कि स्क्रिप्ट पहले अवसर लागत कैलकुलेट करती है, फिर पहचानती है कि कंपैरेटिव एडवांटेज किसके पास है, किसान आलू में, रैंचर मांस में, और उसके बाद रैंचर स्पेशलाइजेशन
और ट्रेड की योजना पेश करता है। अब ये सीक्वेंस लॉजिकल तो है, लेकिन ये साबित करने कि कंपैरेटिव एडवांटेज किसके पास है और उस पर अमल करते हुए दिखाने कि वो उसी के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चुन रहे हैं, के बीच एक छोटा सा गैप सा महसूस होता है। वो जो रैंचर की योजना है, वो थोड़ी ऐसी लगती है जैसे कहीं से आ गई हो, बजाय इसके कि वो सीधे सीधे उन कॉस्ट कैलकुलेशंस का नतीजा हो जो हमने अभी अभी किए। योजना के कारण को कैलकुलेशन से और मजबूती से जोड़ने की गुंजाइश है। और एक छोटी सी बात और, स्क्रिप्ट में मैनक्यूव के उस तर्क का जिक्र है कि रियल वर्ल्ड में स्पेशलाइजेशन पूरी क्यों नहीं होती। हाँ, वो अपूर्ण विशेषज्ञता वाली बात। हाँ, वो बात हालांकि अपने आप में सही है, पर इस खास सिंप्लीफाइड उदाहरण की व्याख्या के लिए थोड़ी ध्यान भटकाने वाली या गैर जरूरी लग सकती है। ये मेन तर्क को थोड़ा धुंधला कर सकती है। मैं समझ रहा हूँ। मतलब हमने मैथ तो कर लिया, पर उस मैथ से निकला नतीजा यानी स्पेशलाइजेशन का फैसला एकदम क्लियरली उससे जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा। और बाहर की जानकारी जैसे मैनकीव का तर्क शायद मेन पॉइंट से ध्यान हटा रही है। तो इस कनेक्शन को कैसे मजबूत करें? कैसे पक्का करें कि दर्शक समझे कि स्पेशलाइजेशन का फैसला सीधे अवसर लागत पर बेस्ड है? सुझाव बहुत सीधा सा है। जैसे ही आप अवसर लागत कैलकुलेट करें और ये पहचान ले कि किस व्यक्ति की किस चीज़ में अवसर लागत कम है, जैसे किसान के लिए आलू की कॉस्ट 14 मास है, जबकि रैंचर के लिए 12 मास, और रैंचर के लिए मास की कॉस्ट 2 आलू है, जबकि किसान के लिए 4 आलू। तुरंत और एकदम साफ तौर पर बताएं कि कॉस्ट में यही फर्क स्पेशलाइजेशन का आधार है। अच्छा, तुरंत वहीं पर? हाँ, रैंचर की या किसी की भी ट्रेड योजना को इन कैलकुलेशन के डायरेक्ट और लॉजिकल नतीजे के तौर पर पेश करें। इसे किसी रहस्योद्घाटन की तरह नहीं, बल्कि एक नेचुरल अगले कदम की तरह दिखाएं। बिल्कुल। कारण, कम अवसर लागत और प्रभाव, स्पेशलाइजेशन का फैसला को फौरन एक साथ दिखा देना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि ये स्क्रिप्ट में कैसे कहा जा सकता है? हाँ, जरूर। कैलकुलेशन के ठीक बाद आप कह सकती हैं, तो हमने अवसर लागत कैलकुलेट कर ली है। हमने देखा कि किसान को आलू उगाने की अवसर लागत सिर्फ 14 मास, रैंचर की अवसर लागत 12 मास से कम है। दूसरी तरफ रैंचर को मास प्रोडक्शन की अवसर लागत सिर्फ 2 आलू, किसान की अवसर लागत 4 आलू से कम है। इसीलिए ट्रेड से मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए ये लॉजिकल है कि किसान उसी चीज़ पर फोकस करे जिसमें उसकी कॉस्ट कम है, यानी आलू, और रैंचर मास पर फोकस करे जिसमें उसकी कॉस्ट कम है। यही कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत है। आइए अब देखते हैं कि इस स्पेशलाइजेशन के आधार पर ट्रेड कैसे दोनों के लिए फायदेमंद साबित होता है। ये एकदम क्लियर लिंक है। और जहां तक मैनकीव के अपूर्ण विशेषज्ञता वाले तर्क की बात है, उसे या तो इस बेसिक उदाहरण के कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह से इग्नोर करें, या फिर उसे क्लियरली एक एक्स्ट्रा जानकारी या एडवांस पॉइंट की तरह फ्रेम करें, जो कि समझाए जा रहे मेन सिद्धांत के लिए ज़रूरी नहीं है। मेन तर्क पर फोकस रखना ज़रूरी है। कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से स्पेशलाइज करो और इससे दोनों को फ़ायदा होगा। सही है? इसी तरह जब आप यूएस मैक्सिको उदाहरण पेश करती हैं, तो इस लिंक को और मजबूत करें। जैसा कि आंकड़े दिखाते हैं, मेक्सिको की फूड प्रोडक्शन की अवसर लागत 115 कंप्यूटर अमेरिका की 14 कंप्यूटर से कम है, इसलिए मेक्सिको फूड में स्पेशलाइज करता है। वहीं अमेरिका की कंप्यूटर प्रोडक्शन की अवसर लागत 4 फूड मेक्सिको की 15 फूड से कम है, इसलिए अमेरिका कंप्यूटर में स्पेशलाइज करता है। ये स्पेशलाइजेशन जो सीधे कंपैरेटिव एडवांटेज और अवसर लागत से निकली है, वही ट्रेड से होने वाले फायदे का बेस बनती है। नहीं रहेगा कि ये स्पेशलाइजेशन पैटर्न कहाँ से आया। ये पूरी तरह से तर्क पर आधारित लगेगा। और मैनक्यूब वाले पॉइंट को साइड नोट की तरह रखना भी सही है, ताकि मेन मैसेज धुंधला ना हो। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को संक्षेप में देखें, तो हमने 3 मुख्य एरियाज पर फोकस किया है जहां ये वीडियो स्क्रिप्ट और बेहतर हो सकती है। पहला, शुरुआती कॉन्सेप्ट्स को पेश करने की स्पीड और गहराई को उन दर्शकों के हिसाब से एडजस्ट करना जो शायद पहले से कुछ जानते हैं, ताकि वो शुरू से जुड़े रहें। हाँ, जिसमें पीपीएफ ग्राफ का जल्दी और प्रभावी इस्तेमाल शामिल है। सही। दूसरा, एब्सोल्यूट लाभ और तुलनात्मक लाभ के जरूरी फर्क को
स्क्रिप्ट में पहले और ज्यादा क्लियरली एस्टैब्लिश करना। ताकि दर्शक शुरू से समझ सकें कि ट्रेड का असली आधार क्या है। सिर्फ तेज होना नहीं, बल्कि अवसर लागत का कम होना। और तीसरा, अवसर लागत की कैलकुलेशन और स्पेशलाइजेशन के फैसलों के बीच के कनेक्शन को और मजबूत करना। हाँ, ये क्लियर करते हुए कि स्पेशलाइजेशन का चुनाव सीधे तौर पर कंपैरेटिव एडवांटेज और कम अवसर लागत का लॉजिकल नतीजा है, कोई रैंडम फैसला नहीं। एकदम। और इन सुधारों को लागू करने के लिए हमारे सुझाव थे: इंट्रो और शुरुआती उदाहरणों को थोड़ा छोटा करना, पीपीएफ ग्राफ को जल्दी पेश करना और अवसर लागत समझाने के लिए उसे मेन टूल बनाना, एब्सोल्यूट बनाम कंपैरेटिव एडवांटेज के फर्क पर जल्दी और क्लियरली इशारा करना, और स्पेशलाइजेशन की योजनाओं को हमेशा कैलकुलेशन के सीधे नतीजे के तौर पर पेश करना, कारण और प्रभाव को तुरंत जोड़ते हुए। एकदम सही कहा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये डिटेल्ड फीडबैक आपके लिए यूजफुल साबित होगी। इन सुझावों पर सोच विचार करके अपनी स्क्रिप्ट को और निखारने की कोशिश करें। और अगर आप चाहें तो इसके रिवाइज्ड वर्जन पर और बात करने के लिए इसे हमें दोबारा भेज सकती हैं, हमें खुशी होगी।